हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी ऑनलाइन कक्षा है ओम कोठारी परिवार की तरफ से मैं आप सभी का अपनी इस ऑनलाइन कक्षा जो कि अंग्रेजी विषय पर आधारित है और चल रही है, इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है टीचिंग ऑफ इंग्लिश में वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ऑब्जेक्टिव्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होती है विशेषताएँ और ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य। तो आज की हमारी जो ये कक्षा है ये इस बात पर आधारित होगी कि जो उद्देश्य हैं, अच्छे उद्देश्य, उनकी क्या विशेषताएं होती है। ये एक कॉमन टॉपिक है जो आपके सभी उस पे चलेगा सब्जेक्ट्स में कि जो उद्देश्य बनाते हैं तो अच्छे उद्देश्य क्या होते हैं। ये यहाँ पे आपको इस बारे में नहीं बता रहे कि इंग्लिश टीचिंग के क्या उद्देश्य हैं, ये आपको ये बताएंगे कि अच्छे उद्देश्यों की क्या विशेषताएं होती हैं, किन आधार पर जो हमारी शिक्षा की प्रणाली है वो काम कर रही है, क्या उसमें ज़रूरी चीज़ें हैं जो डालनी चाहिए या डाली जानी चाहिए, किस पर आधारित होती हैं और क्या क्या सुधार हम उसमें कर सकते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये शिक्षण के उद्देश्यों पर ही आधारित होती हैं। और शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो कैसे होने चाहिए, हम आज उस पर बात करेंगे। किस पे बात करेंगे कि जो हमारे शिक्षण के उद्देश्य हैं वो कैसे होने चाहिए, क्या उद्देश्य, क्या विशेषताएं होनी चाहिए उन उद्देश्यों की, इस पे हमने बात करेंगे। इससे पहले वाली कक्षा में हमने देखा था टीचिंग ऑफ इंग्लिश में कि जो बालक है वो किस तरीके से सीखता है क्योंकि टीचर्स उन्हें सिखाते हैं। शिक्षा होती है, शिक्षण होता है तो वो सीखते हैं। क्या प्रभाव पड़ता है? ये प्रभाव पड़ता है कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन आता है। परिवर्तन किस तरह का आता है? हम जानते हैं ये परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? जो ये शिक्षक सिखाता है उस पर आधारित होते हैं। शिक्षक को किस तरीके से सिखाना चाहिए? शिक्षक को अच्छी तरह से प्लानिंग करनी चाहिए, प्लानिंग करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए और एग्जीक्यूट करने के बाद किस तरीके से सिखाया जाए, जो शिक्षक है वो किस तरीके से बालकों को सिखाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है देखना कि जो शिक्षक हैं वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं क्लास में जाके और किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, ये देखना अधिक ज़रूरी होता है। इससे क्या होगा? इससे बालकों में व्यवहार में परिवर्तन होगा। हम ये मानकर चलते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ? हमें इवैल्यूएशन के माध्यम से पता चलेगा कि बालक में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें आपके लिए जानना। अब बालक में जो परिवर्तन हो रहा है या नहीं हुआ तो कैसे पता चलता है? वो इवैल्यूएशन के माध्यम से पता चल जाता है। इवैल्यूएशन के बाद आप चाहें तो बालक को रिमेडियल टीचिंग के लिए भेज सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। डायग्नोस हमने किया तो हम उसको रिमेडियल टीचिंग के लिए भेज सकते हैं कि किस तरीके से आगे पढ़ाया जाए और किस तरीके से उनमें सुधार किए जाएं, वांछित उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुई है, ये हमें इवैल्यूएशन के माध्यम से पता चल जाता है। और अगर किस आधार पर शिक्षक को उद्देश्य बनाने चाहिए, जो शिक्षक सिखाना चाहता है उसके उद्देश्य क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षक को अपनी प्लानिंग बनानी चाहिए। उसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, उस पर आधारित होना चाहिए कि वो जो पढ़ाने वाला है उसको वो किस तरीके से पढ़ाएगा, उसके उद्देश्य क्या हैं। तो उद्देश्यों की बात आपकी यहाँ से शुरू होती है कि उसके उद्देश्य क्या हैं, शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। तो फिर आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि उद्देश्य क्या होते हैं और अच्छे उद्देश्य क्या होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसी पे बेस्ड रहेगा और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंग्लिश, कि जो अंग्रेजी भाषा के जो शिक्षण के उद्देश्य हैं वो अच्छे उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, क्यों आपको अंग्रेजी सिखानी चाहिए, किस बात पे ये बेस्ड होना चाहिए, कैसे सिखाई जाएगी, इन सभी पे आज हम चर्चा करेंगे हमारे इस वीडियो में। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, यहाँ पे जो दे लिखा हुआ है तो दे का मतलब है कि उद्देश्य। दे शुड बी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स।
जो उद्देश्य होते हैं वो इस बात पर आधारित होने चाहिए कि जो स्टूडेंट है, बालक है, जो कक्ष में सीखने आया है, पढ़ने आया है, उसका विकास हो सके। क्या हो सके? उसका विकास हो सके। विकास और अभिवृद्धि में अंतर होता है। शारीरिक रूप से बढ़ जाना, इसको हम शारीरिक विकास कह सकते हैं। यह विकास अन्य विकास से अलग होता है और इसको हम अभिवृद्धि में काउंट करते हैं, ना कि विकास में। विकास वो होता है जो जीवन पर्यंत चलता है। जन्म के पहले से लेकर मृत्यु तक जो चीज़ साथ चलती है वो होता है विकास। तो बालक का विकास हो सके, बालक उस चीज़ को सीखे, अपने व्यवहार में लाए। व्यवहार में लाने के बाद वो सकारात्मक जो समाज द्वारा स्वीकृत जो चीज़ें हैं उनको ग्रेस्प करे और अपने आप जो बिहेव है उसको मॉडिफाई करे और अपने आप को समाज में सुव्यवस्थित नागरिक के तौर पर स्थापित कर सके। ये होते हैं शिक्षा के उद्देश्य। और शिक्षा के उद्देश्य में ये बहुत बड़ा बात है कि जो स्टूडेंट है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, जो बालक है उसका विकास होना चाहिए। फिर है सेकंड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव शुड बी बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। दे शुड फुलफिल द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्टिव शुड बी बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, यहाँ पे आया है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। तो क्या होते हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत? किस चीज़ को आप कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ये हैं? अगर हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की बात करें तो कुछ शिक्षण के सूत्र इसमें शामिल होते हैं, कुछ शिक्षण की विधियाँ, कुछ प्रविधियाँ, इनको शामिल किया जाता है। तो इनके आधार पर जो शिक्षण है वो बेस्ड होना चाहिए। शिक्षण के सूत्र कौन से होते हैं? विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरलता से कठिनता की ओर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे शिक्षण के सूत्र में आती हैं। जैसे कि आज हम अगर इस बात को हम भाषा के संदर्भ में समझना चाहें, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को, तो हम जानते हैं कि जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, अगर हम भाषा सीखने का संदर्भ देखें तो हम मातृभाषा को जब सीखते हैं तो हमारा सीखने का तरीका LSRW होता है। सबसे पहले हम लिसनिंग करते हैं, बचपन से करते हैं, जब से हम पैदा होते हैं तब से हम लिसनिंग करने लग जाते हैं। समय अनुसार हम जब 1 आध साल के होते हैं तो हमें 2 शब्द 3 शब्द बोलना आ जाते हैं और 1 साल में हम सार्थक या निरर्थक शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। 2 साल की उम्र तक आते आते हम स्पीकिंग का जो जोन है उसमें पहुंच जाते हैं। स्पीकिंग में हम जब 2 साल के होते हैं तो 2 शब्द के वाक्य बोलते हैं। 1 साल में हम 1 ही शब्द बोलते हैं, 2 साल में हम 2 शब्दों के वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। और बालक जब स्कूल में जाता है 3 साल या 4 साल की उम्र तक, तब तक वो स्पीकिंग में परफेक्ट हो चुका होता है, लेकिन अभी तक उसकी रीडिंग या राइटिंग शुरू नहीं होती। जब स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसकी रीडिंग और राइटिंग हम शुरू करवाते हैं और उसके आधार पर पहले हम चित्र विधि से पढ़ाते हैं। चित्र देखकर बालक इमेज बनाता है, उससे संबंधित शब्द बोलने लग जाते हैं, तो वो रीडिंग का एस्पेक्ट हो गया। और राइटिंग हम सबसे एंड में शुरू करते हैं, क्योंकि राइटिंग करने के लिए बालक की जो मांसपेशियाँ होती हैं उनको मजबूत होना चाहिए। तो कोई भाषा सीखने का साइकोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा है? LSRW। लेकिन जब हम बात करते हैं अंग्रेजी भाषा को सीखने की, तब हमारा ऑर्डर ये वाला बिगड़ जाता है। किस तरीके से बिगड़ता है? हम लिसनिंग और स्पीकिंग तो करते ही नहीं है, ना तो उस भाषा को सुनना पसंद करते हैं और ना ही उस भाषा में हम बोल पाने में सक्षम होते हैं। फिर क्या करते हैं? हम सीधा ही रीडिंग और राइटिंग करने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। जो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं वो रीडिंग एंड राइटिंग कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती हैं। एंड रीडिंग एंड राइटिंग आर द 3rd and 4th aspect of language learning. And the first 2 aspects, listening and speaking, completely avoided by the students as well as teachers. And we can say that these both aspects are avoided by the whole society. In our school
क्राइटेरिया। तो स्कूल का जो क्राइटेरिया आता है, अगर हम हिंदी मीडियम से स्कूल की बात करें तो ना तो शिक्षक बोलते हैं, ना छात्र छात्राएं बोलते हैं, ना ही आसपास के एटमॉस्फेयर में और कोई जने बोलते हैं उसको। फिर ये कम्प्लीटली अवॉइडेड होता है। कम्प्लीटली अवॉइड होने के बाद जो बालक हैं वो रीडिंग और राइटिंग पे ही जोर देते हैं, लेकिन जब वो लेटर लाइफ में आते हैं, यानी कि जब काफ़ी बड़े हो जाते हैं, 12th पास कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तब उनको लगता है कि अरे यार हमें अंग्रेजी बोलने तो आया नहीं। अब कैसे संभव है, जब मनोवैज्ञानिक जो ऑर्डर था वो तो आपने फॉलो ही नहीं किया, लिसनिंग करी नहीं, स्पीकिंग करी नहीं, रीडिंग और राइटिंग पे आपने जोर दे दिया। अब आप चाहते हैं कि हम वापस जाएं और उन चीज़ों को सीखें। तो बालक की जो भाषा सीखने की सर्वोत्तम आयु है वो बाल्यावस्था में होती है। जो बालक भाषा 3-4 साल का जो होता है, और उसको आप मान लीजिए कि 8-10 साल तक जो भाषा को ग्रेस्प करने की जितनी पावर क्षमताएं उसमें होती हैं, वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे धूमिल होती जाती हैं। तो भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ आयु में तो आपने उस भाषा को सीखा नहीं, बाद में हम चाहते हैं कि उसको सीखें, तो वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर आधारित नहीं होता। इस वजह से हम उस भाषा को सीख भी नहीं पाते। तो आपको मनोवैज्ञानिक ऑर्डर समझ में आ गया होगा कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या होता है। जिस चीज़ को नेचुरल वे में हम सीख सकते हैं उसको वैसे ही सीखा जाए, यही मनोवैज्ञानिक तरीका होता है। दे शुड फुलफिल द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ये कैसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए कि जो बालक के फुलफ़िल कर सके किन चीज़ों को, जो बालक की ज़रूरतें हैं और बालक की जो रुचि है उनको पूरा करता हुआ होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, दे शुड बी फॉर चेंजिंग और मॉडिफाइंग द स्टूडेंट्स बिहेवियर। शिक्षा का प्रथम और वास्तविक उद्देश्य यही है क्या कि बालक का जो व्यवहार है उसे हम परिमार्जित कर सकें, उसके अंतर्निहित गुणों को हम बाहर ला सकें और उसको एक सुसभ्य नागरिक के रूप में समाज में स्थापित कर सकें, और उसकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनका दमन करके और एक अच्छा व्यवहार, अच्छे उद्देश्यों के साथ जो बालक अपने आप को सुसभ्य समाज में स्थापित करे, यही शिक्षा का परम लक्ष्य माना जाता है। तो ये वाला तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बालक का जो व्यवहार है वो परिमार्जित हो। कैसे होता है, शिक्षा के माध्यम से होता है। ये हमने पूर्ण में ही इससे पूर्व ही डिस्कस कर लिया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, दे शुड बी हेल्पफुल इन एक्वायरिंग डेमोक्रेटिक एम्स। प्रजातांत्रिक कक्ष का माहौल होना चाहिए, प्रजातांत्रिक उद्देश्यों को एक्वायर कर सके ऐसा होना चाहिए। तो फिर प्रजातांत्रिक उद्देश्य क्या होते हैं? प्रजातांत्रिक उद्देश्य वह उद्देश्य होते हैं जिसमें कोई भी एक सर्वोपरि नहीं होता, बराबर मौका मिलता है, हर चीज़ को बराबर मौका मिलता है, शिक्षक को भी और विद्यार्थी को भी, कि वो अपनी जिज्ञासाओं को पूछ सके, संतुष्ट कर सके। तो इस तरीके के एम उसमें डेवलप किए जाएं कि वो खुद को सर्वे सर्वा ना समझकर सबको समान समझे। ये डेमोक्रेटिक एम होता है कि हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, तो उसमें जनता और नेता, हम उनको कहने के लिए तो ये बराबर है, वास्तविकता तो हम सबको पता है। इसी तरीके से डेमोक्रेटिक कहाँ होना चाहिए, ये कंडीशन एक्वायरिंग हमारे एम्स है उसमें होना चाहिए कि हम सभी को समानता के दृष्टि से देखें और समानता ही उसमें स्थापित रहे, शिक्षक को और विद्यार्थियों को समान अवसर मिल सकें अपनी बात को कहने का। फिर दे शुड बी यूज़फुल। जो भी उद्देश्य बनाए निश्चित रूप से वो उपयोगी होते हैं, इसीलिए उद्देश्य हैं और वो उपयोगी होने चाहिए। आज हम नई शिक्षा नीति के बारे में बात कर रहे हैं और नई शिक्षा नीति में ज़रूरी है कि आप कोई ना कोई स्किल जो है वो बालक को दी जाए। तो क्यों स्किल्स को डाला जा रहा है? बिकॉज़ जब बालक ग्रेजुएशन करके इतने साल पढ़ने के बाद जब मार्केट में आता है और फेस करता है, तो वो सोचता है कि मैंने कुछ भी नहीं सीखा, कुल मिला के नील बटा नील उसको अपना रिजल्ट दिखता है। एक डिग्री के अलावा उसके हाथ में कोई हुनर नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली अब तक चल रही है वो कहीं ना कहीं उद्देश्यपूर्ण नहीं है। तो ये कैसी होनी चाहिए? ये उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। बालक को किसी ना किसी स्किल में डेवलपमेंट हो उसका, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें हमारी नई शिक्षा नीति में सुधार किया है इस बात पे।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, दे शुड बी टेंजिबल इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। ये साधारण परिस्थितियों में भी एग्जीक्यूट की जाए, टेंजिबल हो, ऐसी होनी चाहिए। साधारण ऐसा नहीं हो कि आपने तो ऐसा कोई उद्देश्य बना लिया और उस तरह की व्यवस्थाएं आपके पास हैं ही नहीं, उसके बाद आप उस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो तो वो संभव नहीं होगा, वो टेंजिबल नहीं रहेंगे। तो वो टेंजिबल इस तरह से समन्वयकारी होने चाहिए कि वो सामान्य कक्ष की परिस्थितियों में या सामान्य परिस्थितियों में संभव हो सके, उस तरीके के उसके उद्देश्य होने चाहिए। ईच स्टेटमेंट शुड हैव ओनली वन ऑब्जेक्टिव इन इट। हर जो आप बात बता रहे हैं, हाँ, हर स्टेटमेंट आप पास कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि एक बात है, उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एक से अधिक उद्देश्य उसमें शामिल नहीं होने चाहिए। एक उद्देश्य पर ही आधारित रखकर हमें बालक को शिक्षा देनी होती है। यानी एक चीज़ जब हम पढ़ा रहे हैं, एक टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, तो उसका पर्टिकुलर कोई विशेष उद्देश्य हो, उस पर आधारित तो शिक्षा होनी चाहिए। एक से अधिक उद्देश्य उसमें शामिल करते ही बालक उसमें हौच पौच होने लग जाता है और उसको जो समझने की उसकी क्षमताएं हैं वो कम हो जाती हैं। तो बालक सरल रूप से समझ सके, रुचि ले सके, उसका विकास हो सके सकारात्मक रूप से, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा मनोवैज्ञानिक तरीका यही है कि एक बात में एक ही उद्देश्य निहित हो, एक से अधिक उद्देश्य उसको यूज़फुल नहीं रहने देते। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक जो टॉपिक है या एक स्टेटमेंट है एक ही ऑब्जेक्टिव पर आधारित होना चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट है इसमें, दे शुड बी इन टर्म्स ऑफ चेंजेस एक्सपेक्टेड इन द प्यूपिल्स एंड नॉट अ ड्यूटीज ऑफ द टीचर। दे शुड बी इन टर्म्स ऑफ चेंजेस, ये परिवर्तन पर आधारित होने चाहिए। जो परिवर्तन होते हैं, अब ये परिवर्तन किस में होते हैं? एक्सपेक्ट इन द प्यूपिल, जो बालक में हमने एक्सपेक्ट किए थे, एंड नॉट अ ड्यूटीज ऑफ द टीचर। ये शिक्षक का परम कर्तव्य नहीं होता कि बालक के जो व्यवहार हैं उसमें परिवर्तन हो ही सही, लेकिन ऐसे टर्म्स होती हैं कि जो बालक का परिवर्तन होगा। हमने इस बात को फर्स्ट वाले वीडियो में पढ़ा था कि प्री रिक्वेस्ट होते हैं, ये पहले से हम मानकर चलते हैं कि इस बालक में परिवर्तन होंगे, लेकिन ये पूरा का कंप्लीट शिक्षक का ही कर्तव्य नहीं होता। हम मनोविज्ञान में जानते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं हम मनोविज्ञान में कि घोड़े को पानी के पास ले जाया तो जा सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती उसे पानी पिलाया नहीं जा सकता। तो ये वाला जो शिक्षण का उद्देश्य है ये इसी बात पर आधारित है कि शिक्षक तो पूरे एफर्ट्स करता ही है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट उसको कम्प्लीटली सीखेगा, ये उस पर निर्भर करता है शिक्षक से ज़्यादा। फिर भी हम ये मानकर चलते हैं कि नहीं, ये शिक्षक की ड्यूटी तो है, लेकिन पूर्णतया ये सिर्फ इसी पर आधारित हो, ये संभव भी नहीं हो पाता। तो आई होप जो अच्छे शिक्षण के उद्देश्य हैं, इनका जो ये आपका आज का वीडियो है आपको समझ में आया होगा कि अच्छे उद्देश्य की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और पर्टिकुलरली आप इन बातों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपको देखने में लग रहा होगा कि ये सिर्फ 6, 7, 8 ही तो उद्देश्य हैं, लेकिन जब ये घूम कर आते हैं क्वेश्चन तो वहाँ पे इनमें से 3 उद्देश्य ले लिए जाएंगे और एक उद्देश्य इसमें से नहीं लिया जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा, या फिर 7, 6 उद्देश्य या 5 उद्देश्य इसमें से दे दिए, 3 इसमें से दिए, 2 कोई और दे दिए, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन घूम के आते हैं आजकल। तो ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट, सब पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है जब आप इन शिक्षण के उद्देश्य पढ़ते हैं। तो और आजकल के जो पेपर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा टफ आने लग गया है, और आप ये मानकर चलिए कि ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और रही बात आपके जो यहाँ के टॉपिक्स हैं उनकी और अपना जो कोर्स करिकुलम है उनके आधार पर, तो आपको लिखने पड़ेंगे। अगर आपसे पूछ लिया कि व्हाट आर द गुड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ऑब्जेक्टिव्स, तो आपको या अच्छे जो उद्देश्य हैं उनकी विशेषताएं बताइए। तो ये आपको किसी भी सब्जेक्ट में देखने को मिल सकता है, चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट लें, ये कॉमन एक चीज़ है। यहाँ पे हमने इसको इंग्लिश में पढ़ा, बाकी आप हिंदी में पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आज का ये जो टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो आप मुझसे संपर्क
कर सकते हैं। आज के हमारे वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।